हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और हम जो हैं अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आज का हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कृषि मृदा व फसलों से संबंधित। और उत्तर प्रदेश में कृषि मृदा व फसलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा किस तरह का पैटर्न आता है और किस तरह के आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको आर के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये बात आपकी सही है। जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये अधिक विकसित है बाकी क्षेत्रों की तुलना में। और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ये भी बात जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी। और देख लेते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका जो उत्तर प्रदेश है ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपका हो जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो क्षेत्र है यहाँ आपका गंगा भी आती है और यहाँ आपको यमुना भी मिल जाती है। तो गंगा यमुना की वजह से जो यहाँ का क्षेत्र है ये अधिक उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंचाई की जो है बेहतर व्यवस्था यहाँ मिल जाती है। और इस वजह से जो पश्चिम का क्षेत्र है ये आपका अधिक उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं जो हरित क्रांति, दूसरा पॉइंट है हरित क्रांति से संबंधित। हरित क्रांति जो आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश है, एक आपका हरियाणा हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा इधर पंजाब। तो ये जो तीन क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक रहा है। कुछ इस वजह से भी जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये बाकी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक है, और इसी वजह से जो है जो आपके औद्योगिक व्यवसाय हैं ये भी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। और इस वजह से जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश अधिक विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों आपके सही हो जाएंगे। और दोनों सही कौन से में, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर एक। तो एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या कहता है, कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कथन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषक राज्य है, ये आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है ये आपका कृषक राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश को आप कृषि प्रधान राज्य भी कहते हैं। और कारण देख लेते हैं, उसके कुल कर्मियों में 66.3% जो है कृषि कार्य करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2004 का है। ठीक है, 2004 का जो आंकड़ा था ये था आपका 66.03%। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अगर 2022-23 की, ये आपका 22-23 का आंकड़ा। तो 22-23 में कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22-23 में हो जाएगा आपका 59.3%। 59.3%, ये चीज़ आपको याद रखनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ की जो ये जो आंकड़ा है ये आपका हो जाएगा, बदल जाएगा आपका 59.3% में। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो कारण है ये कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। कथन आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ये आपका एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। और क्वेश्चन नंबर तीन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी आर की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में। तो आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीन हो जाएगा। तो किसान समृद्धि आयोग का जो गठन है ये हुआ था आपका 2017 में। ठीक है, और इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 17 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था और मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जबकि कृषि मंत्री नीति आयोग के सदस्य और
सदस्य इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग में सदस्य बनाया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन कितने बन गए इससे देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कृषक समृद्धि आयोग का गठन क्यों किया गया है, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी थी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता है, गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था नवंबर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? ये होते हैं मुख्यमंत्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से देखिए दोस्तों, एक ही पॉइंट से हमारे 3-3 क्वेश्चन जो है निकल के आ जाते हैं। और आपसे कोई सा भी पूछ सकता है, एक पूछ ले ये भी आप बता दोगे, 2 क्वेश्चन पूछ ले ये भी बता दोगे, 3 पूछ लेंगे ये भी बता दोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, कृषि सेवा केंद्र का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट कार्ड। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करेगा वो हो जाएगा आपका उत्तम किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगर आप उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करते हैं तो आपका जो है उत्पादन वो बढ़ जाएगा। और कृषि सेवा क्षेत्र का विकास ऐसा कुछ नहीं है, कृषि साख सुविधा ये भी कुछ नहीं है, और किसान क्रेडिट कार्ड से भी कुछ होने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। और ये भी देख लेते हैं, 23 दिसंबर 2022 को किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस को चिन्हित करने हेतु अभिनव खेती के लिए ख्याति प्राप्त 13 किसानों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो 23 दिसंबर है ये कौन सी तिथि है ये भी आपको याद रखनी है। ये है आपकी चौधरी चरण सिंह, जो आपके किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है, और क्या है किसान दिवस है ये भी आपको याद रखना है, किसका जन्मदिन है ये भी आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन के लिए ये मनाया जाता है। और चलिए दोस्तों, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो भी देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि जो होती है आपकी, पीएम किसान कह सकते हैं या पीएम किसान सम्मान निधि कह सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये की 3 राशि जो है 3 किस्तों में, समान किस्तों में सीधे भूमि धारक के या किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित करना है। ठीक है, भले ही उसकी भूमि का आकार कुछ भी हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। और आपको 6,000 रुपये मिलेंगे और वो भी 3 किस्तों में मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी, ये केवल हमने महत्वपूर्ण वाली ली है और बाकी की नहीं ली है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो कृषि से संबंधित है, केवल वही हमने इसमें ली है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको बताना है विशिष्ट कृषि पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा हो जाएगा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये भी आपकी कृषि से संबंधित हो जाएगी। और इसके मुख्यतः 3 घटक हैं। आपको ये स्कीम दे देंगे और उससे पूछा जाएगा कि इसके मुख्यतः 3 घटक कौन कौन से, या आपको 4 घटक दे देंगे तो एक घटक इसमें से इनका कौन सा नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 घटक कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा आपका त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा हो जाएगा हर खेत को पानी, और तीसरा हो जाएगा आपका वाटर शेड विकास के घटक। ठीक है, ये 3 जो हैं इसके मुख्य घटक हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगली योजना कौन सी हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना से संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया था, और राज्य को जिला या राज्य कृषि योजना के अनुसार अपनी कृषि संबंध क्षेत्र गतिविधियों को चुनने की अनुमति इसमें दी गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। और एक आपकी जो स्कीम है ये हो जाएगी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कार्यक्रम। ये भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा चला गया है, और इस कार्यक्रम के तहत किसानों को इन उर्वरकों में निहित जो पोषक तत्व होते हैं ये होते हैं आपके NPK और S, ठीक है, के आधार पर रियायती दरों पर जो है उर्वरक प्रदान करवाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और नेक्स्ट जो स्कीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये गाय से संबंधित है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यह जो है दिसंबर 2014 से स्वदेशी गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात है आपकी इससे समझ लेनी है। और एक है आपकी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह फसल न होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। ठीक है, इतनी बात आप इसे समझ लेनी है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो आपका हो जाएगा परंपरागत कृषि से। तो ये हो जाएगी परंपरागत कृषि विकास योजना। और ये जो है आपसे ईयर पूछा जा सकता है, वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। और ये सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA के द्वारा प्रमुख परियोजना के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तृत घटक हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारी है, ये हो जाएगी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसका ईयर जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, किसानों को लचीली सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए 1998 में इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया था। ये आपको याद रखनी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से पहले भी कई बार क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति के तहत कृषि विकास दर निर्धारित की गई है। 2%, 3%, 4% या फिर आपका 5%। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4%। और इससे जो मुख्य पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि योजना की जो नई कृषि नीति है उसकी घोषणा की है, और जिसमें वर्ष 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसलिए उसका जो आंसर है वो आपका 4% हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। 15%, 17%, 19% या फिर आपका 20%। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15%। और ये बात है 2008 की। अगर आपसे पूछा जाता है 2000 आपका 22-23 के अनुसार ये कौन सा हो जाएगा, ये हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी हमें समझना है। तो प्रदेश में कुल जो है 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, और इसमें से जो है 190 पॉइंट इतनी भूमि जो ऊसर यानी उर्वरक है जो आपकी कृषि योग्य है। लेकिन उसमें से 168 पॉइंट इतने लाख जो भूमि है ये आपकी इस पर जो है यानी कि ये जो आपका लगभग बैठेगा 15%, इस पर ही जो है कृषि की जाती है। और भूमि उपयोग सांख्यिकी अध्ययन जो प्रकाशित आंकड़े हैं जो 19-20 में प्रकाशित हुए हैं, और ये प्रकाशित हुए थे आपके 17 जनवरी 2023 में। उसके अनुसार जो देश में कुल कृषि भूमि जो है वो आपकी 1,79,000 हेक्टेयर। ठीक है, ये जो भूमि है ये कुल देश में है। इसमें से अगर उत्तर प्रदेश की भूमि निकाल दी जाए तो उत्तर प्रदेश की भूमि हो जाएगी 18,614 हेक्टेयर। ठीक है, और ये जो देश की कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत हो जाएगा, 10.34% हो जाएगा। 10.34%। ये आंकड़ा है लेटेस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी आंकड़े से बनेगा 10.34% से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। ये भी जो है ऊपर आपको बता दिया गया है। और इसका जो है अगर 2010 के हिसाब से आंसर देते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। लेकिन हमें जो आंसर है वो आपका 2022-23 के अनुसार देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि अगर टोटल जो कृषि भूमि की बात करते हैं ये आपकी 18,614 हेक्टेयर है, और इसमें जो है प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.34%। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.34% जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, कनाल है, मारला है, बीघा या फिर धुर है। तो ये जो बीघा है ये आपकी उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। उत्तर प्रदेश में जो भी आपकी ज़मीन बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, कृषि की भूमि की बात करें केवल, वो आपकी बीघा में खरीदी जाएगी, बीघा में ही बेची जाएगी। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। सीमांत कृषक की बात हो रही है जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है,
जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, या जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब कुछ स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा या कितनी भूमि होती है। तो चलिए दोस्तों, ये हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में कितनी जो भूमि होती है। तो 1 बीघा ज़मीन लगभग 20 बीसवा के बराबर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि 20 बीसवा किसके बराबर होता है, ये आपका 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा ज़मीन में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, ये होते हैं आपके 27,000 स्क्वायर फीट। आपसे पूछा जाएगा 1 बीघा में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो आपके 27,000 स्क्वायर फीट होते हैं। और एक बनेगा क्वेश्चन आपसे, तो 1 बीघा ज़मीन में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2530 वर्ग मीटर होते हैं 1 बीघा ज़मीन में। और आपसे फिर क्वेश्चन बनता है 1 एकड़ में जो है कितनी बीघा ज़मीन होती है, तो ये होती है आपकी 1.6 जो है बीघा ज़मीन होती है 1 एकड़ में। ठीक है, और हमें बात करनी है हेक्टेयर की, तो हेक्टेयर में कितनी होती है, तो यूपी में 4 बीघा ज़मीन को 1 हेक्टेयर में मापा जाता है। और अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 3.95 बीघा ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर में मापी जाती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपसे जो है 1 हेक्टेयर पूछा गया है, तो 1 हेक्टेयर में कितनी ज़मीन मापी जाती है। अगर आप वर्बली की बात करेंगे तो वर्बली आप कहेंगे कि 4 बीघा ज़मीन, लेकिन अगर आप लिखित में बात करेंगे तो आपको जो है 3.95 बीघा जो है डालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है, किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में, और सीतापुर तथा बाराबंकी में। और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में भी पूछा गया है, 2010 में भी पूछा गया है और 2004 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो लाल मिट्टियाँ आपको बतानी है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। ठीक है, इतनी बात आपको मिट्टी से याद रखनी है। और मिट्टी से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं, किस तरह से जो है मिट्टी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मिट्टी से क्वेश्चन बनेगा आपका, सबसे पहले मिट्टी हो जाएगी गंगा के विशाल मैदान की जो मृदाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ खादर, बांगर और खादर से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्षेत्र की जो लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, एक आपकी बांगर या पुरानी या फिर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, और एक आपकी खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा हो जाएगी। ठीक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके कॉप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। ये आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉप मिट्टी क्षेत्र। ठीक है, और नवीन जो कोप मिट्टी है, जो नवीन कोप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं, और बांगर मिट्टी को दोमट मटियार, बलुई दोमट या आपका कोप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है और इसको बड़े आराम से जो है आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के पूरी भाग में जो बांगर मिट्टी होती है उसको उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो इसका उपनाम है ये आपको याद रखना है। ठीक है, उपनाम से भी, मिट्टी के उपनाम से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बांगर पूछ लेता है, खादर पूछ लेता है, उपरहार। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए खादर की मिट्टी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगी आपकी जो खादर की मिट्टी है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, और खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी को भूतन, कॉप, बलुआ सिल्क या मटियार दोमट आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। लाल एवं काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। जो आपकी लाल एवं काली मिट्टी है वो किस तरह की है, तो राज्य के झांसी डिवीज़न, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये जो है 2 प्रकार की होती है, एक आपकी परवा होती है और एक आपकी होती है रांकड़। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा परवा और रांकड़ किस मिट्टी के भाग हैं, तो लाल एवं काली जो मिश्रित मिट्टी है उसके भाग हैं। ठीक है, और परवा और रांकड़ से एक बार क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये मिट्टी किस तरह की होती है, ये आपकी क्षारीय मिट्टी होती है। चलिए अब देख लेते हैं हमारी भावर की मिट्टी। भावर की मिट्टी को पर्वतीय मैदान की मिट्टी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुओं और कंकड़ और पत्थरों से निर्मित और छिछली होती है, और यहाँ जो है नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी जलोढ़ और दोमट मिट्टी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है।
बुंदेलखंड मृदा की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और इस क्षेत्र में जो है कावड़, पड़वा, भोंडा, मार, राकड़ आदि मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं और इस मिट्टी में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस तरह के पॉइंट आपसे जो है, अगर एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को निकाल लेता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी मिट्टी में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका बुंदेलखंडीय जो मृदा होती है उसमें जो है चूना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा दिमाग इस तरह से लगता है कि किस तरह से जो है बच्चे को कन्फ्यूज किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, इस मिट्टी में कि बुंदेलखंड मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो मिट्टी में चूना जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और एग्जामिनर भी जो है वो भी इंसान होता है, वो भी हमारी तरह ही सोचता है। पड़वा मिट्टी की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना क्षेत्र के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, राकड़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय पहाड़ी ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी हो जाती है, ये हो जाती है राकड़ मिट्टी। इसके बाद आ जाती है आपकी लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी को हम जो है वनडे एग्जाम में काफ़ी बार जो है हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के ज़िलों में। ठीक है, लाल मिट्टी में जो है गेहूँ, चना, दलहन या आदि फसलें उगाई जाती हैं। इतनी बात आपको समझ लेनी है। आपसे कॉमन आपसे जो क्वेश्चन बनेगा लाल मिट्टी से केवल ये बनेगा कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। ऊसर एवं रेह मिट्टी की बात करते हैं, ऊसर यानी उपजाऊ मिट्टी की, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुर, जो मैनपुरी है, ये मैनपुर नहीं, ये मैनपुरी होगा, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, लखनऊ जिलों में पाई जाती है और ये जो है लवण से प्रभावित मृदा होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है केवल वही हम जो आपको बता रहे हैं, बाकी चीज़ें हम आपको नहीं बता रहे हैं। और टर्जरी मिट्टी की बात करते हैं, टर्जरी मिट्टी से भी जो है एक बार क्वेश्चन बना है, तो ये उत्तर प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगर हम एग्जामिनर हैं तो हम ये सोचेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि शिवालिक की पहाड़ियों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी टर्जरी मिट्टी। ठीक है, और यह इस मिट्टी में जो है चाय की खेती सबसे उपयुक्त होती है और यह मिट्टी भीगने के बाद फैलती है और सूखने के बाद जो सिकुड़ जाती है। ठीक है, इतनी बात आपकी इससे याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा से भी जो है क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है और ये क्वेश्चन जो है आपसे आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झांसी। जो मार मृदा है ये आपकी झांसी में पाई जाती है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं और थोड़ा स्पीड से हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई की बात करें जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान या फिर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान। खरीफ की फसल करते हैं, खरीफ से आपका वर्ड बनता है खराब, और ख़राब चीज़ें कब होती हैं? ये खरीफ है और ये आपका लिखा है यहाँ खराब। तो ख़राब चीज़ें कब होती हैं? जब आपकी ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा में चीज़ें क्या हो जाती हैं? वर्षा में चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब वर्षा होती है उस समय जो है खरीफ फसल होती है, खरीफ फसल की बुआई होती है। तो अब देखो वर्षा में वर्षा जो है कब होती है? ये आपकी होती है जून जुलाई में। वर्षा आपकी जून जुलाई में होती है और खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में जो है बोई जाती है। ठीक है, इससे जो इसके जो फैक्ट हैं वो आगे हम देखेंगे, बाकी पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हो गई है, आप बात कर रहे हैं खरीफ फसल की। एक होती है आपकी रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल देखते हैं। रबी की फसल आपकी नए साल में उगाई जाती है और रबी से बना नबी, नबी यानी नई, नबी यानी नई, और नया क्या होता है? नया होता है साल। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा होता है जायद, जो तीसरा है वो होता है जायद, और जायद यानी ज़्यादा, और ज़्यादा क्या पड़ती है? ज़्यादा पड़ती है आपकी गर्मी। तो गर्मी की जितनी भी फसलें हैं वो आपकी जायद के अंतर्गत आ जाती हैं। रबी यानी नबी, और रबी नबी यानी जो नई चीज़ें हैं वो आपकी रबी के अंतर्गत आती हैं, और जो खरीफ की फसलें हैं वो आपकी जब वर्षा होती है तब जो है खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो ख़राब जो हो जाती है वो आपकी खरीफ की फसल हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। इधर फसल के प्रकार दिए हुए हैं, यहाँ इसकी बुआई दी हुई है, यहाँ आपकी कटाई दी हुई है। ठीक है, कटाई जो है आपसे बहुत कम पूछी जाती है, आपसे केवल बुआई पूछी जाती है। तो खरीफ की फसल की बात करते हैं, ये आपकी जून जुलाई में जो है खरीफ की फसल
की जो है बुआई होती है। और खरीफ यानी खराब, और ख़राब कब होती है चीज़ें, जब आपकी बारिश होती है। बारिश होती है जून जुलाई में, ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबड़, कॉफ़ी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे अरहर, दाल, मोती, बाजरा, सोयाबीन, कपास और तिलहन। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी खरीफ की फसल में लगाई जाती हैं। ये हो जाता है रबी। रबी यानी नबी। नबी क्या होती है, जब नया साल आता है तो नई चीज़ें हो जाती हैं सब। और ये लगाई जाती है आपकी अक्टूबर नवंबर में, यानी कि जब नया साल आने को होता है तब आपकी रबी की फसल लगाई जाती है। और ये जनवरी फरवरी में काट ली जाती है। और फसलें देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। गेहूँ, जई, चौं, दालें, अनाज, तिलहन और अलसी जो है इत्यादि, ये फसलें जो हैं आपकी रबी की फसल में रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। जायद की बात कर लेते हैं, मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको। जायद यानी ज़्यादा, और ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी। और गर्मी कब शुरू होती है, ये होती है मार्च के बाद। जो आपकी फरवरी के बाद जो है गर्मी शुरू हो जाती है, और मार्च से जो है गर्मी अच्छी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो गर्मी की फसल है, वो गर्मी की फसल कौन सी है, ये आपकी खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूजा, गन्ना, मूंगफली, ये जो हो जाती है ये आपकी गर्मी की हो जाती है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप दोस्तों कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, और आप जो है बार बार पढ़ने से भी बच जाओगे। भारत में उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है। खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है या फिर मसाले हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो हो जाएगा आपका खाद्यान्न। तो 13 का ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में समग्र उत्पादन का, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 17.77% जो है खाद्यान्न उत्पादन करता है। और ये खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। और इस संदर्भ में जो है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमारा बनेगा उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर है खाद्यान्न के उत्पादन में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। किसके उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है ये आपको बताना है। गन्ना में, तो गन्ने में तो आपका प्रथम स्थान पर है। आलू में भी प्रथम स्थान पर है। और आपका गेहूं में भी प्रथम स्थान पर है। लेकिन धान के उत्पादन में जो है ये आपका दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है धान के उत्पादन में, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादनों के साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। और देश के जो है समग्र गेहूं उत्पादन का जो 31.77% जो है योगदान है उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और धान की बात करते हैं तो धान का जो है कितना प्रतिशत है, ये आपका 11.72% जो है ये आपका उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, ठीक है। और नकदी फसलों में गन्ना, आलू उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और दूध के उत्पादन में भी जो है प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इनसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू का, चावल का, गन्ने का या फिर तंबाकू का। तो सबसे पहले देख लेते हैं आलू का है और एक आपका गन्ने का है। तो एक और तीन, ये एक और तीन किस में है, ये एक और तीन आपके हो जाएंगे डी में। तो उत्तर प्रदेश जो है निम्नलिखित फसलों में से देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हो जाएगा एक और तीन का। तो 15 का जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा एक एक मिनट कीमती है। और उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे सही है, आपको सही कथन बताना है। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया कि क्या भारत में उत्तर प्रदेश जो है गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, ये करेक्ट हो जाएगा। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसी के बारे में बात कर रहे थे। भारत में जो चावल या धान कह सकते हैं, तो भारत में चावल का जो स्थान है ये आपका दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है गलत हो जाएगा। तीन वाले आप काट दीजिए, तीन वाले आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक और दो दिए गए हैं आपके डी में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आपको बताना है जिसमें उत्पादक नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं में सबसे बड़ा है, ये करेक्ट हो जाएगा। गन्ने में भी सबसे बड़ा है ये उत्पादक, और आलू में भी। ठीक है, लेकिन फूलों के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो 17 का जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। देश में जो उत्तर प्रदेश है किस में अग्रणी उत्पादक है? मूंगफली में, मक्का में, आलू में या फिर गेहूं में? तो एक तो आपका आलू में अग्रणी हो जाएगा और एक आपका गेहूं में अग्रणी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4। तो 3 और 4 दिया गया है आपका सी में। तो 18 का जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश है ये अग्रणी है आलू के उत्पादन में और आपका गेहूं के उत्पादन में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न फसल समूहों में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस फसल में जो है अग्रणी नहीं है, और यहाँ पूछा गया अग्रणी है। तो गेहूं, जौ, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, आलू, चना, गेहूं, सरसों या चना, गेहूं, जौ। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गेहूं, गन्ना और आलू। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में देश में अग्रणी है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और 20 नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आरओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास या आलू, गन्ना, धान। तो इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। तो गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में, चावल में, गन्ना में या फिर गेहूं में? आलू में सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ना में सबसे बड़ा उत्पादक है और गेहूं में भी सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन चावल के मामले में दूसरे नंबर का उत्पादक है, यानी द्वितीय स्थान पर है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है? चावल के उत्पादन में, मक्का के, जौ के या फिर आलू के? सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना है। तो 22 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आलू के उत्पादन में। आलू के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का, धान का, आलू का या फिर मक्का का? तो गन्ने का है, 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आलू का भी है, 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और धान में जो है दूसरे नंबर पे, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्थान नहीं है धान में, इसका जो है ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान। ठीक है, यानी कि सेकंड पोजीशन। और फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें 4 है ये आप काट दीजिए। और आपका जो है 1, 3, 1, 2 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 का बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है जौ का, चावल का, बाजरे का या फिर दाल का? तो 25 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका जौ। जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है भारत में अग्रणी राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र में अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सरसों आगरा से संबंधित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आलू फर्रुखाबाद से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मक्का आपकी वाराणसी से संबंधित नहीं है, और तिल जो है ये आपका हमीरपुर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो ये आपका सी जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है RORO की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं, ये भी हम देख लेते हैं। हालांकि इससे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक बार आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। तो गेहूं के उत्पादन की बात करें, इधर आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन बागपत में होता है। कितना होता है यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे कम उत्पादक वाले जिले हैं, सोनभद्र में सबसे कम होता है। कितना होता है यहाँ आप देख सकते हैं। उसी तरह से धान का जो है औरैया में होता है, और श्रावस्ती में सबसे कम होता है धान का। दलहन का रामपुर में सबसे ज़्यादा होता है, और रायबरेली में जो है सबसे कम होता है। तिलहन का हापुड़ में ज़्यादा होता है, और बांदा में कम होता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? चने की, मसूर की, अरहर की, या फिर मूंग की? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका डी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई जो मूंग होती है उसकी जो है फसलों की अवधि न्यूनतम होती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? मेथा तेल उत्पादन की बात हो रही है। 60%, 85%, 75% या फिर आपका 90%। और क्वेश्चन आपसे RORO की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत के मेथा तेल का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 85 नंबर पे। और इससे एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है। अगर अगर विश्व की बात करते हैं, तो भारत का में मेथा तेल का कितना उत्पादन होता है? ये होता है आपका 80%। ठीक है, अगर पूरे विश्व में बात करेंगे तो मेथे तेल का जो उत्पादन है ये 80% होता है, और अगर भारत में भी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका 85% होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, धान, गन्ना या गेहूं? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो हो जाएगी आपकी गेहूं। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 30%, 31%, 32% या फिर आपका 33%? और ये जो है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2013 में भारत में जो है गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33%। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान था 33%। ठीक है, और अगर बात करते हैं 2022-23 की, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये आपका 2013 का है, हमें बात करनी है 2022 और 23 की। तो इसके हिसाब से आंकड़ा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 31.77%। ठीक है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है 2022-23 में भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 31.77%। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? उत्तर प्रदेश में कोटि की बात की गई है चावल के क्षेत्र में। तो चावल देखते ही आपको समझ जाना चाहिए ये आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, और 31 का बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की बात हो रही है, और ये किस क्षेत्र में उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में या फिर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में? और RORO की परीक्षा में ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है। तो 32 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये कौन सा हो जाएगा? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो आपकी सोयाबीन है ये आपकी सबसे ज़्यादा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। 32 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या फिर आपका पहाड़ी क्षेत्र में? जो केसर की बात करते हैं ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है, और जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ होता है। और इसी तरह से जो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश की भी ये जो है पर्वतीय क्षेत्र में होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या फिर आपका इलाहाबाद। क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 में पूछा गया, फिर 12 में पूछा गया, फिर 8 में पूछा गया, फिर 12 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। 34 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला जो है कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर या फिर इलाहाबाद। तो ये हो जाएगा आपका सी। उत्तर प्रदेश में संतरे की जो पैदावार है सबसे ज़्यादा होती है, ये आपकी सहारनपुर में होती है। और 35 का सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, क्वेश्चन वही है, केवल थोड़ा सा बदल के पूछ लिया गया है। फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर या फिर बलरामपुर। तो इसका भी आंसर जो है सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है बीओ की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ, ये आपका दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। 37 का आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा या फिर सफ़ेदा। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की फसल है, ये हो जाएगी आपकी दशहरी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? और इसको स्पष्ट करने के लिए आपको कथनों पर विचार करना पड़ेगा। तो पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना बेशक सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चीनी के जो मिल हैं ये आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है, ये हैं आपकी महाराष्ट्र में। जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चीनी की मिलें सर्वाधिक हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। जब गन्ना सर्वाधिक है तो गन्ना को उत्पादक करने वाले भी सर्वाधिक हो जाएंगे। तो आपका जो है करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और आपका 4। और 1, 2, 4 आपका किस में दिया गया है? ये दिया गया है आपका सी में। ठीक है, तो 39 का जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज है? जूट, गन्ना, कपास या फिर तिलहन। और ये कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल ये हो जाएगी आपकी गन्ना। और क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, और ये आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, ये आपकी गन्ना ही हो जाएगी। ठीक है, 41 का बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको जुड़ना है। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।